friends, my name is Kovid Verma and I welcome you all to the first lecture of Reading Comprehension जिसका नाम है द ब्रास टैक्स। और इस लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस लेक्चर का ये नाम क्यों रखा है। चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर्स और उसकी पूरी सीरीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किन एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। तो सबसे पहली स्ट्रीम जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज लॉ। लॉ में दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, 5 ईयर कोर्स और 3 ईयर कोर्स। इन दोनों कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर दैट यू कैन गेट इन लॉ इज थ्रू क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसमें बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया में आपको दाखिला मिलता है। देन वी हैव सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। Then we have ALET conducted for NLU Delhi, MHT CET जिसमें महाराष्ट्र के सारे लॉ कॉलेजेस में आपको दाखिला मिलता है, BHU UET, LSAT. As far as 3-year courses are concerned, MHT CET as well as BHU UET, Delhi University और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सारे एग्जामिनेशंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ वी टॉक अबाउट अनदर स्ट्रीम विच इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में वी हैव NMIMS NPAT जो कि नारसी मुंजी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। देन वी हैव IIM इंदौर, लाइकवाइज वी हैव IIM रोहतक एज वेल, जिसके IPMAT कोर्स के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। देन वी हैव सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस के जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। देन वी हैव NCHM JE जो कि होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस टेस्ट है। देन वी हैव DUJET, ये तो हो गए मैनेजमेंट कोर्सेज। लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज एज वेल। HSEE, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कोर्सेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एग्जामिनेशंस फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। देन वी हैव TISBAT एज वेल। देन वी हैव DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इनफैक्ट सेट जो है इट इज़ कंडक्टेड बोथ फॉर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज। इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में, मतलब हर वो एग्ज़ाम जो कि नीट, IIT JEE और पैट नहीं है और वो 12वीं क्लास के बाद कंडक्ट करवाया जा रहा है, दैट requires RC preparation। अगर इन सारे एग्जामिनेशंस में आप अपीयर होना चाहते हैं तो RC एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, इफ यू हैव गुड RC स्किल्स, गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, देन हाउ डज इट अफेक्ट्स यू, हाउ डज इट चेंजेस योर लाइफ? सी, इट changes the life because you start seeing world in a whole new light। मैं ये मान के चल रहा हूं कि for many aspirants who are watching this video, उनका important source of information क्या होता है? One of the most important sources of information is social media। देखिए, सोशल मीडिया में कई बारी इंफॉर्मेशन ऐसे बताई जाती है जिसमें फैक्ट क्या है और फेक क्या है ये हमें समझ नहीं आ पाता। इसीलिए अगर आपके पास अच्छे RC स्किल्स हैं, देन यू कैन एटलीस्ट ब्राउज थ्रू दोज रिपोर्ट्स, दोज पीसेस ऑफ न्यूज, दोज न्यूज़पेपर्स विच आर ट्रू टू द फैक्ट। तो मतलब करंट अफेयर्स would be directly proportional to your reading comprehension skills। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी पढ़ सकते हैं कि हाँ, अल्टीमेटली आई वुड एंड अप इंप्रूविंग माय करंट अफेयर्स एज वेल। ओके, तो चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू वर टू राइट एन एसे ऑन योर स्कूल लाइफ, तो आप क्या करोगे? अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको ऐसे लिखना है और बनाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे जिसमें बीच में आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट वुड बी ऑब्वियसली योर स्कूल लाइफ,
और फिर बाद में उससे रिलेटेड मेन आइडियाज लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल लाइफ विद इन द क्लासरूम, माई स्कूल लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, my interaction with teachers, then my interaction with students, these would be main ideas। और फिर आप उन आइडियाज को सब आइडियाज से एक्सप्लेन करोगे। अल्टीमेटली यू वुड एंड अप राइटिंग ऑल दीज आइडियाज इन अ फ्लो, जो कि आपका आर्टिकल हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हैं? आप जस्ट ऑपोजिट करते हैं जो आप आर्टिकल लिखते टाइम करते हैं। तो आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है, यू रीड दैट आर्टिकल थ्रू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड देन यू मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। आप ये समझते हो कि हाँ, वॉट एवर द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज, उसके मेन आइडियाज क्या हैं और हर आइडिया के सब आइडियाज क्या हैं और उनके बीच में कनेक्शंस क्या है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि दिखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है लेकिन इसे समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो हम what we'll do is we'll talk about the approach to this particular way, this particular process. Okay, but before we discuss this approach, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताएं विच कैटेगरी डू यू फिट इन। मैं नीचे 4 कैटेगरीज बताने वाला हूं, उसमें आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में फिट करते हो, फिट हो। Okay, तो first is the poor reader. Are you a poor reader? Are you an amateur reader? Not a poor reader, not a very good reader, but an amateur reader. जब अभी start किया है रीड करना, comprehend करना, ठीक है, that way amateur reader. Are you an experienced reader कि आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हो और आपको comprehension अच्छे से समझ में भी आते हैं? और are you a pro reader? By pro reader I mean a voracious reader. कुछ भी मिला, अच्छी से अच्छी किताब मिली, कोई भी आर्टिकल मिला, समोसा खा रहे हैं और समोसा जिस पेपर में दिया हुआ है उसमें कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो भी पढ़ने बैठ गए। ये ऐसे लोग जो हैं वो प्रो रीडर कहलाते हैं। इनकी पढ़ने की बहुत ज्यादा हैबिट होती है। दे कांट हेल्प बट रीड अ लॉट। तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हो, आपको मुझे ये बताना है। लेकिन देखिए, वाजिब है कि आप लोगों का एक सवाल आएगा कि भाई सर हमें नहीं पता, हमें तो ऐसा लगता है, हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और हमें ये लगता है कि हम प्रो रीडर हैं या हम एक्सपीरियंस्ड रीडर हैं। तो सबसे पहले तो ये कैसे जाने कि आप कौन से रीडर हैं? ठीक है, इसके लिए ये लेक्चर में मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा और उनके असेसमेंट के बेसिस पे आप खुद को जज करिएगा। ओके, तो इफ यू आर अ पुअर रीडर, इफ यू आर अ पुअर रीडर, आपको इस आर्टिकल को पढ़ने में दिक्कत जाएगी, इस आर्टिकल को पढ़ने में और समझने में दिक्कत जाएगी। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, गो थ्रू दिस आर्टिकल, आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, आई होप यू गाइज आर रेडी विद योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स जो हैं उसको बहुत कम शब्दों में लिख लें, अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि अभी मैं इस आर्टिकल को समझाने वाला हूं और इन 2 क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। आई वॉन्ट यू टू चेक कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। तो देखिए, इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बताया गया है कि देर इज दिस पर्सन जो सीधे अपनी बात स्टार्ट करता है कि दिस पर्सन वॉज डीपली एम्बेरेस्ड। वो बहुत शर्मसार हुआ था किनके सामने? एक डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर्स आए थे, काफी बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, और उन्होंने इस इंडिविजुअल को क्या बोला कि भैया यू आर अ लायर, या एटलीस्ट वो हिंट किया कि हाँ यू आर अ लायर। व्हाई वाज ही अ लायर? 1 साल पहले इसने ये बोला था, इस बंदे ने, कि मैं आपको अश्योर करता हूं, उन्हीं इन्वेस्टर्स को बोला था, मैं आपको अश्योर करता हूं
कि हमारे जो रिफॉर्मर्स हैं, स्टेलर रिफॉर्मर्स, बिग रिफॉर्मर्स, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मॉन्टेक, ये सारे के सारे इंश्योर करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंटिन्यू हो एज वेल एज उनका स्पीड बढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और बेहतर से बेहतर आए और तेजी से किए जाएं। ठीक है, लेकिन एक साल होने को आया है और रिफॉर्म्स वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स नाराज हो चुके हैं। जब अब ये ऑथर जो है क्या बताता है कि ये रिफॉर्मर्स कोalition पॉलिटिक्स का शिकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसी में प्रॉब्लम है और कांग्रेस पार्टी रिफॉर्म नहीं करना चाहती है खुद को। द पार्टी हैज लॉस्ट द विल ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, तो अब आपको बताना है हु डज द ऑथर ट्रस्ट्स इन, किस पे ऑथर को भरोसा है। इफ योर आंसर इज द रिफॉर्मर्स, दैट इज मनमोहन सिंह, चिदम्बरम एंड मॉन्टेक, देन यू आर राइट। इन लोगों पे ऑथर को भरोसा था कि रिफॉर्मेशंस या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो आएंगे और वो एक्सेलरेट भी होंगे। ठीक है, ओके, हु इज इन द रॉन्ग, गलती किसकी रही, किसकी वजह से रिफॉर्म्स नहीं बढ़ पाए? क्या कोalition पॉलिटिक्स की गलती है? ना, गलती है कांग्रेस पार्टी की। यहां पे ऑथर ने साफ साफ बोला है, आई कुड नॉट प्रिटेंड दैट द रिफॉर्मर्स हैड बिकम विक्टिम्स ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। रिफॉर्मर्स हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, ये प्रिटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि दिस वुड बी अ प्रिटेंशन। व्हाट इज द रियल रीजन फॉर इनसाइडर्स? फॉर यहां पे मींस बिकॉज इनसाइडर्स टेल मी दैट द प्रॉब्लम इज विद द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ व्हिच हैज लॉस्ट द विल ऑफ रिफॉर्म। तो कांग्रेस पार्टी के साथ प्रॉब्लम है जिसके कारण विच हैज लॉस्ट द विल ऑफ रिफॉर्म, और जिसके कारण रिफॉर्म्स जो तेजी से बढ़ने थे वो नहीं हो पाया। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो इफ यू आर अ पुअर रीडर, आपको ये आर्टिकल और ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो मार्क योर सेल्फ अ पुअर रीडर इफ यू कांट अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंड वन मोर थिंग, please see, don't overestimate yourself, don't underestimate yourself. Please be objective. अगर आप पुअर रीडर हो, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्क योर सेल्फ अ पुअर रीडर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम, आपके पास जितना टाइम है, वी हैव एटलीस्ट 1 year बिफोर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन अकर्स, तो हम मान सकते हैं कि यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस इश्यू विद योर सेल्फ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, प्लीज बी ऑनेस्ट। ओके, तो इफ यू आर एन एमेच्योर रीडर, वी विल मेक श्योर, इफ यू आर एन एमेच्योर रीडर, यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम विद दिस आर्टिकल। दिस इज द आर्टिकल and this is the related question. I want you to pause this video, इस आर्टिकल को पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर बताइए। आई होप यू गाइज आर डन विथ रीडिंग एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो चलिए, ये आर्टिकल किस चीज के बारे में है? देखिए, ऑथर इसमें क्या बता रहा है? ऑथर ये बता रहा है कि देयर इज अ वेरी डिलीशियस टॉपिक, ठीक है, एंड दैट डिलीशियस टॉपिक इज अबाउट क्विजीन्स। एक बुक में इस डिलीशियस टॉपिक को, क्विजीन्स को एक्सप्लेन किया गया है, और बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है? हाउ क्विजीन केम टू बी डीपली इनग्रेन्ड इन फ्रांसिस कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल मेकअप। क्विजीन जो है, खाना बनाना और खाना खाना, ये फ्रांस के कल्चर में, फ्रांस के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मेकअप में कैसे एकदम इनग्रेन हो गया। इनग्रेन हो गया मतलब कैसे मिल गया, समा गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली लिटिल ऑफ दिस हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क कंसर्न्स द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच क्विजीन एंड हाउ इट केम टू ट्रायम्फ। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, ये हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क, अब यहां पे
ऑथर जो है वो अपना ओपिनियन बता रहा है इस किताब के लिए कि दिस इज अ हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क, और उसमें बहुत कम चीजें हैं. लिटिल ऑफ दिस हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क कंसर्न्स द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच क्विजीन एंड हाउ इट केम टू ट्रायम्फ. मतलब जो टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो टॉपिक से डील ही नहीं कर रहा है. बहुत ही कम काम जो है इस किताब का वो ये समझाता है कि फ्रेंच क्विजीन की जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो क्या है, और फ्रेंच क्विजीन जो है वो अल्टीमेटली फ्रांस के कल्चर और इंटेलेक्चुअल मेकअप का पार्ट कैसे बन पाया. ठीक है, तो इस किताब में अगर ये नहीं है तो क्या है इसमें? ज्यादातर क्या है, much of it seemed at embedding the subject in a sociological framework to prove that food is worthy of an academic study. इसमें ज्यादातर ये बताया गया है कि फूड को एक सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के जरिए पढ़ा जा सकता है या समझा जा सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंगली और बिकॉज ऑफ दिस इट पाइल्स ऑन जार्गन अकॉर्डिंगली. तो वो क्या कर रहा है कि तो ये बुक जो है उसमें जार्गन्स जो है उनको काफी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. द क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज दैट सराउंड कुकिंग एंड ईटिंग stakes out culinarity as a privileged entry into the social order. तो इसमें ये बोला है कि जितनी भी एक्टिविटीज जो कि ये फ्रांस के क्विजीन बनाने में और खाने में यूज होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं खाने में और बनाने में, वो एक्टिविटीज जो हैं क्यूलिनैरिटी इज द आर्ट ऑफ फूड मेकिंग एंड ईटिंग, उसको एक प्रिविलेज्ड एंट्री देती है सोशल ऑर्डर में. मतलब आपको अगर खाने से रिलेटेड कुछ खाना बनाने से और खाने से रिलेटेड कुछ बातें अगर नहीं पता तो आप फ्रांस के सोशल ऑर्डर में एक प्रिविलेज्ड दर्जा नहीं ले पाओगे. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स. ठीक है, ओके. तो नाउ इफ यू वेर टू आंसर दिस क्वेश्चन, which of the following is true? The author approves of the book. Author approves of the book. I don't think so. यहाँ पे author ने भर भर के इसकी बुराई करी है. ये बता रहा है, सबसे पहले तो यही बोल दे रहा है कि it is a hard to digest work. तो he does not at all approve of the book. ठीक है, okay. Second option, तो this option is eliminated. The author finds the embedded sociological framework as a worthy element in the book. देखो यहां पे इसने बोला है कि इट्स अ हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क, पहली चीज, और उसमें फ्रेंच क्विजीन कल्चर, फ्रांस के कल्चर और इंटेलेक्चुअल मेकअप का पार्ट कैसे बन पाया है इसको तो बिल्कुल नहीं समझाया है. यहां पे ज्यादातर चीज जो है वो किस चीज से डील करी गई है कि द सब्जेक्ट हैज बीन डेल्ट विद इन अ सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क to prove that food is worthy of an academic study. यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि author likes this trait of the book. Author ने ये नहीं बोला है कि I like the way in which food has been dealt with in a sociological framework. उसने ये नहीं बोला है. उसने बस ये बोला है कि हाँ ये लोगों ने, बुक के ऑथर ने, जिसने बुक बनाई है उसने ये वाली चीज करी है. he or she has embedded the subject in a sociological framework just to prove that food is worthy of academic study. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑथर इसको लाइक करता है सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को, ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई. तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो सकता है. ऑप्शन सी पे आते हैं. द ऑथर इज हाईली क्रिटिकल ऑफ द जार्गन्स विद इन द बुक. देखिए ये ऑथर जो है वो क्रिटिकल तो है, ठीक, अकॉर्डिंगली इट पाइल्स ऑन जार्गन्स. यहां पे जहां पे बात करना स्टार्ट किया कि भैया इट्स अ हार्ड टू डाइजेस्ट, इसमें सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, और सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उस कारण से इसमें काफी सारे जार्गन्स यूज किए गए. व्हाट डू यू मीन बाय जार्गन? जार्गन इज अ टेक्निकल वर्ड. ठीक है, एनी जार्गन इज अ टेक्निकल वर्ड. तो बहुत सारे जार्गन्स इस्तेमाल किए गए, मतलब बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए. तो
इससे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जार्गन्स को लाइक करता है। हाँ, शायद जार्गन्स के लिए काफी क्रिटिकल हो। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन सी को ना ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अभी लेट अस जस्ट वेट एंड वॉच, लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट द लास्ट ऑप्शन। द ऑथर इज अनलाइकली टू सजेस्ट द बुक एज अ मस्ट रीड। अब आप मेरे को बताओ, क्या अगर आप ऑथर से मिलते हो जिसने ये पैसेज लिखा है, क्या वो आपको ये वाली किताब सजेस्ट करेगा? नहीं, नहीं सजेस्ट करने वाला। पहले उसने भले ही बोला है कि व्हाट रीडर कुड रेजिस्ट सो डिलीशियस अ टॉपिक, लेकिन बाद में उसने किताब की असलियत बता दी कि इट्स अ हार्ड टू डाइजेस्ट वर्क। टॉपिक भले ही बहुत अच्छा था, लेकिन उसने जब ये किताब पढ़ी तब उसको समझ में आया कि ओ माय गॉड यार, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस बुक, वॉट एवर इज रिटन हियर इट्स क्रैप। तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट सजेस्ट दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आप लोगों का ऑप्शन डी आंसर था, देन यू वर राइट एंड यू आर नॉट एन एमेच्योर रीडर। ठीक है, अगर आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया और आपका आंसर डी था, देन यू आर नॉट एन एमेच्योर रीडर। ठीक है, एमेच्योर रीडर कौन थे? वो थे जिनको ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में नहीं आ पाया, इवन देन यू आर एन एमेच्योर रीडर, प्रोवाइडेड आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो नाउ let us move on further up the ladder and let us see if you are an experienced reader. If you are an experienced reader, आपको इस आर्टिकल में दिक्कत जाएगी। ये आर्टिकल भी नहीं है, ये तो बस एक स्टेटमेंट लिखा है। दिस इज बेसिकली, इट्स बेसिकली वन सेंटेंस। आप देख पा रहे हो कि ये कितना कठिन सेंटेंस है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, रीड दिस आर्टिकल एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। इफ यू वॉन्ट यू कैन पॉज द वीडियो। चलो, आई होप आपने अपने आंसर्स जो है फॉर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, फिलोसोफर्स डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को? मोड ऑफ एग्जिस्टेंस को। which belongs to work of art, mode of existence which belongs to work of art, जिसको आर्ट में काफी ज्यादा डिस्कस किया गया है, जिसको आर्ट में काफी ज्यादा पोर्ट्रे किया गया है, उस मोड ऑफ एग्जिस्टेंस पे फिलोसोफर्स डिस्कस कर रहे हैं। डिबेटिंग वेदर दे आर मटीरियल थिंग्स और मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स। डिबेटिंग क्या डिबेट कर रहे हैं फिलोसोफर्स? कि वेदर दे आर मटीरियल थिंग्स और मेंटल कंस्ट्रक्ट्स। तो देखिए, फिलोसोफर्स किसको डिस्कस कर रहे थे? मोड ऑफ एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, दैट मोड ऑफ एग्जिस्टेंस विच बिलोंग्स टू वर्क्स ऑफ आर्ट। और मोड ऑफ एग्जिस्टेंस को डिस्कस करते करते किस बात पे डिबेट करने लगे? कि वेदर दे आर मटीरियल थिंग्स और मेंटल कंस्ट्रक्ट्स। तो दे का मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ एग्जिस्टेंस। दे का मतलब यहां पे मोड ऑफ एग्जिस्टेंस पे है। इसको डिस्कस कर रहे थे और डिबेट कर रहे थे कि मोड ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, क्या वो मटीरियल थिंग है या वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और वेदर परहैप्स दे आर मोर करेक्टली टू बी डिस्क्राइब्ड, और शायद इनको ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाए एज टाइप्स of which the mental objects which come to awareness of this or that observer in moments of appreciation are the tokens. ठीक है, सो देखिए यहां पे this sentence is getting a bit complicated. तो देखो, if you are an experienced reader you would understand कि यहां पे कौन सी चीज किसके बाद पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें again if you are an experienced reader you would know, but if you are not, just take it from me. यहां पे जो
यहां पे जो ये वाली लाइन लिखी है, विच कम टू अवेयरनेस ऑफ दिस और दैट ऑब्जर्वर इन मोमेंट्स ऑफ अप्रिसिएशन, इस लाइन को अगर आप गायब कर दोगे, ठीक है, और इसके बाद स्टेटमेंट को देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच मतलब ये विच किसको किसके बारे में बात कर रहा है, मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप सेंटेंस को पढ़ें कि फिलोसोफर्स मोड ऑफ एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं कि वो क्या है, क्या वो मटेरियल थिंग्स हैं, क्या वो मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, और नहीं तो क्या वो क्या उनको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है एज टाइप्स ऑफ विच मेंटल ऑब्जेक्ट्स आर द टोकन्स, ठीक है, एज टाइप्स ऑफ विच मेंटल ऑब्जेक्ट्स आर द टोकन्स। यहां से विच से लेके एप्रिसिएशन तक पूरा खा जाओ, इसको यूज ही मत करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वाले का आंसर सी है, फर्स्ट वाले का आंसर मैंने आपको बता ही दिया एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट वाले का आंसर सी है। और सेकंड वाले का आंसर जो है, ये इसका हिंट है, आप देख सकते हैं, सेकंड वाले का आंसर क्या है, डी, मेंटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो देयर इज नो नीड टू वरी, इस मॉड्यूल के बाद, इस लेक्चर सीरीज के बाद ये सारे इस टाइप के आर्टिकल्स जो हैं आप आराम से समझ पाओगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। डोंट गेट एंशियस, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, डोंट गेट डिप्रेस्ड, ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे। बट अगेन अगर आप इसे अगर आपको पुराने 2 आर्टिकल्स में दिक्कत नहीं गई थी और इस आर्टिकल में दिक्कत जा रही है, देन यू आर एन एक्सपीरियंस्ड रीडर, ठीक है। तो एक्सपीरियंस रीडर को भी इस टाइप के आर्टिकल में दिक्कत जाएगी। आप लेकिन अगर आपको दिक्कत नहीं जा रही है, मतलब यू आर अ प्रो रीडर, ठीक है। देखिए जैसा आर्टिकल मैंने अभी यहां पे दिया है, ऐसा ही एक आर्टिकल और मैं दे रहा हूं यहां पे। आप अगर प्रो रीडर हैं तो आपको पहले वाले आर्टिकल में भी दिक्कत नहीं गई होगी और इस वाले आर्टिकल में भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए आर्टिकल है और इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं। तो आई वांट यू टू रीड दिस आर्टिकल। इनफैक्ट आर्टिकल रीड करने में क्या जा रहा है, सब कोई आर्टिकल रीड कर सकता है। तो अगर इवन इफ यू आर अ पुअर रीडर, एटलीस्ट यू नो हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग सच आर्टिकल्स, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ें और इन क्वेश्चंस को आंसर करें। You go ahead and pause this video if you want. Okay, I hope सबने ये आर्टिकल पढ़ लिया होगा। तो देखो भाई, सबसे पहला अगेन हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या बात करी गई है। Okay, man is seen as a component of this order of things and his psychic mental life as reproduction of the life of the cosmos in both its internal material and its mode of organization. Man is a component, man क्या है, कैसा देखा जाता है, man is seen as a component of this order of things. Now what is this? ये this जो है वो इस आर्टिकल के पहले एक पैराग्राफ था, उसमें किसी चीज को रेफर कर रहा होगा। दिस ऑब्वियसली इज अ प्रोनाउन, तो वो किसी चीज को रेफर करेगा, ठीक है। तो मैन इज सीन एज अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हम ये मान के चल सकते हैं, एंड हिज साइकिक मेंटल लाइफ एज रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द कॉस्मोस। और उसकी जो साइकिक मेंटल लाइफ होती है, इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ ऑफ कॉस्मोस। तो ब्रह्मांड का जो जिंदगी है, ब्रह्मांड का जो जीवन है, उसका रिप्रोडक्शन क्या है, मैन का साइकिक मेंटल लाइफ इन बोथ इट्स मटीरियल एंड इट्स मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों तरीकों से, उसके मटेरियल और उसके मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसके मटेरियल और किसके मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी साइकिक मेंटल लाइफ के मटेरियल और उसकी साइकिक मेंटल लाइफ के मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि साइकिक मेंटल लाइफ इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ द कॉस्मोस, इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ कॉस्मोस। तो इट्स का आंसर क्या हो जाएगा, साइकिक मेंटल लाइफ। व्हाट इज इट्स, it is talking about the psychic mental life. Again, in a
if you are a pro reader, you understand that complex sentences are to be used, are to be understood in a very in a in a very structured manner. आपको pronouns का बहुत ख्याल रहना चाहिए, बहुत ध्यान रहना चाहिए before you can go and understand what a complex sentence mean. ठीक है, तो चलो ठीक है, इट्स आपको समझ में आ गया क्या है. ओके, दिस व्यू वॉज एडवांस्ड इन 6th century BC बाय थिंकर्स ऑफ द मिलेशियन स्कूल. अब एक कोई मिलेशियन स्कूल के थिंकर्स थे, उन्होंने इस व्यू को कि मैन एक ऑर्डर ऑफ थिंग्स का कंपोनेंट है और उसकी साइकिक मेंटल लाइफ जो है दैट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ ऑफ कॉस्मोस in both its material and its mode of organization. This view was advanced by thinkers of Malaysian schools. Malaysian school कोई एक स्कूल होगा, ठीक है, 6th century BC में से काफी पहले, मतलब काफी 100 सालों पहले. ओके, एंड बाय हेराक्लिटस ऑफ एफिसस. अब ये कोई बंदा है, ये भी इस व्यू को मानता था. They were all products of commercial, industrial and cultural centers of Asia Minor, the Greek colonial city-states. तो ये जितने भी philosophers हैं, ये कौन थे? They were all products of the commercial, industrial and cultural centers of Asia Minor. तो ये इस particular time को, इस particular culture को belong करते थे, ठीक है. अच्छा, in which new social and economic relationship were being formed. इस पर्टिकुलर कल्चरल सेंटर में जहां पे ये जब जब दीज थिंकर्स वेर लिविंग इन दिस बेसिकली दिस कल्चर, जिसमें नए सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाए जा रहे थे, ठीक है, विद मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट अपॉन द ओल्ड ऑर्डर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. और जो ये नए सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाए जा रहे थे, तब जो ओल्डर ऑर्डर था, ट्राइबल सोसाइटी का जो ओल्ड ऑर्डर था, इनके पहले इनका जो पुराना वाला कल्चर था, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था इन सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की वजह से, ठीक है. ओके, दीज थिंकर्स ऑफ क्लासिकल टाइम्स डिड नॉट ऑल टेक द सेम फॉर्म ऑफ मैटर टू बी द प्राइमरी मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड. अब ये थिंकर जो हैं, अब ये इन थिंकर के बारे में बता दिया, उनका हिस्ट्री वगैरह बता दिया. अब इन थिंकर के बारे में और क्या बात बताई जा रही है कि ये जो थिंकर थे, ये बिल्कुल भी ये क्या सारे अलग अलग थिंकर्स की, भले ही ये थिंकर ये वाला व्यू मानते थे, लेकिन जो अलग अलग थिंकर्स थे वो सब क्या बोलते थे कि ये प्राइमरी मटेरियल ऑफ वर्ल्ड है ना, वो सेम फॉर्म ऑफ मैटर का नहीं बना है, ठीक है. तो थेल्स क्या बोलता था कि देखो, प्राइमरी मटेरियल ऑफ वर्ल्ड जो है वो किससे बना है? वाटर से बना है, ठीक. एनाक्सीमैंडर जो है वो क्या बोलता था कि वो किसका बना है? वो एपीरॉन है. वो एपीरॉन क्या होता है? एपीरॉन इज अ वेग बाउंडलेस एसेंस. वेग है और बाउंडलेस है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है. इट्स अ वेग एंड बाउंडलेस एसेंस. क्या? प्राइमरी मटेरियल ऑफ लाइफ. अच्छा, एनाक्सीमेनेस क्या बोलता था कि ये जो प्राइमरी मटेरियल ऑफ लाइफ है वो क्या है? वो एयर है, वो हवा है. और हेराक्लिटस, ये देखो, ये हेराक्लिटस आ गया ना. हेराक्लिटस क्या बोलता था कि ये कुछ नहीं भैया, प्राइमरी मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड जो है इट इज फायर. तो अब आप बताओ कि ये दिस क्या होगा? अगर आपने पहले से आंसर दे दिया है देन इट इज गुड, लेकिन अगर आप नहीं दे पाए हो तो देखिए, दिस क्या है, किसके बारे में बात चल रही है? प्राइमरी मटेरियल ऑफ लाइफ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात चल रही है ना. तो इट इज बेसिकली द प्राइमरी मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज प्राइमरी मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड. आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में अगर आप ये ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाला सेंटेंस पुराने वाले सेंटेंस से कैसे रिलेटेड है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि किसके बारे में बात करी जा रही है, तो आप कनेक्शन लूज कर दोगे. देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए जो आपकी ग्रामर है वो भी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द kind of problems that you might encounter if you are not a pro reader or an experienced reader, ठीक है.
तो बेसिकली हमारा जो मॉड्यूल रहेगा वुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस। ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। तो हेराक्लिटस ने क्या बोला, प्राइमरी मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इट इज फायर। ओके, द नेचर फिलोसोफर्स ऑफ क्लासिकल टाइम्स, तो इन फिलोसोफर्स को क्या बोल दिया है, नेचर फिलोसोफर्स बोल दिया है। तो क्लासिकल टाइम्स के नेचर फिलोसोफर्स हैं। सो द नेचर फिलोसोफर्स ऑफ क्लासिकल टाइम्स एक्सप्लेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड एज प्रोसीडिंग फ्रॉम अ सिंगल ऑल पेनिट्रेटिंग प्राइमरी प्रिंसिपल। ये फिलोसोफर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ये एक्सप्लेन करते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड किससे आया है, एज प्रोसीडिंग फ्रॉम अ सिंगल ऑल पेनिट्रेटिंग प्राइमरी प्रिंसिपल। नेचुरल वर्ल्ड एक सिंगल और ऑल पेनिट्रेटिंग मतलब वो जो सब में घुस जाए, ठीक है, वो जो सब जगह हो, एक सिंगल लेकिन जो हर जगह प्रेजेंट है, उस प्राइमरी प्रिंसिपल से ये नेचुरल वर्ल्ड आया है। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम दिस सिंगल ऑल पेनिट्रेटिंग प्राइमरी प्रिंसिपल। तो ये प्राइमरी प्रिंसिपल से सारा का सारा नेचुरल वर्ल्ड आया है। ठीक है, तो अब ये नेचर फिलोसोफर्स ऑफ क्लासिकल टाइम्स क्या बोलते हैं, they supposed that the particular form of life and behavior which language designated as the soul must likewise be a manifestation of this principle. देखो, if you are not a pro or an experienced reader, you would find it very weird कि मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेनिंग से लेके प्रिंसिपल तक मैं ये खा गया, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैं उसे भी खा गया। देखो, ये कॉमा के बाद जो भी बताया गया है ना, और इस कॉमा तक, ये बेसिकली इन नेचर फिलोसोफर्स के एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस कंटिन्यू जो है वो यहां से हो रहा है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, द नेचर फिलोसोफर्स ऑफ क्लासिकल टाइम्स supposed that, उन्होंने ये अज्यूम किया that the particular form of life and behavior which language designated, यहां पे मैं ब्रैकेट में जो लिखा है उसे स्किप कर सकता हूं just to make sense out of whatever is there। तो particular form of life and behavior which language designated as the soul must likewise be a manifestation of this principle। मतलब पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर जिसको लैंग्वेज क्या शब्द दे चुकी है, सोल बोलती है, जिसको हमारी लैंग्वेज आत्मा बोलती है या सोल बोलती है, क्या होगा, इस प्रिंसिपल का मैनिफेस्टेशन होगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि ये प्रिंसिपल जो है, ये ऑल पेनिट्रेटिंग प्रिंसिपल जो है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो नेचुरल वर्ल्ड को जन्म दे रहा है। ठीक है, बिकॉज नेचुरल वर्ल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम दिस सिंगल ऑल पेनिट्रेटिंग प्राइमरी प्रिंसिपल। और यही नहीं, ये सोल को भी ओरिजिनेट कर रहा है, क्योंकि ये इसी प्रिंसिपल का मैनिफेस्टेशन है। तो मतलब अगर इस क्वेश्चन को इफ यू हैव टू आंसर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो दो फीचर बेसिकली इस प्रिंसिपल के समझाए हैं कि इससे एक तो नेचुरल वर्ल्ड निकल रहा है और सोल निकल रही है। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नेचुरल वर्ल्ड। भैया नेचुरल वर्ल्ड का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट सोल होता है। ठीक है, तो इट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ओके गाइज, इफ यू वांट यू कैन टेक अ ब्रेक, 5 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर दो और थोड़ा सा यू कैन जस्ट ब्रीथ। ये बहुत ज्यादा एक ये जो 4 हमने एग्जाम्पल्स किए, हमने अचानक से बहुत नॉर्मल पैराग्राफ से स्टार्ट किया, नॉर्मल पैसेज से स्टार्ट किया, और वी टुक दिस लेवल टू द एक्सट्रीम लेवल्स। दिस टाइप ऑफ आर्टिकल इज एन एक्सट्रीम आर्टिकल। ये पूछा जाता है कई एग्जामिनेशंस में, लेकिन इतना कठिन नहीं पूछा जाता है।
This article basically appeared in a CLAT in one of the CAT examinations. ठीक है, जो MBA के लिए एग्जाम किए जाते हैं ना, उसमें दिस आर्टिकल अपीयर्ड. तो इफ यू आर अ प्रो रीडर, आपको ये सारे आर्टिकल्स जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे. ओके, चलो भाई, अब आपको बताना है. ठीक है, आपने चारों आर्टिकल्स देख लिए. अब आपको बताना है क्या आप पुअर रीडर हो, क्या आप एमेचर रीडर हो, क्या आप एक्सपीरियंस्ड रीडर हो, या आप प्रो रीडर हो. देखिए, अगर आप पुअर या एमेचर रीडर हो तो आपके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहेगी. उस स्ट्रैटेजी को मैंने क्या बोला है, स्ट्रैटेजी नंबर 1. अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड या प्रो रीडर हो तो आपके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहेगी. स्ट्रैटेजी 1 में क्या रहेगा हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो आपको लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो करना रहेगा. ठीक है. दूसरा, आपको जितने भी मॉक आरसीज हैं उनको कंप्लीट करना रहेगा. मॉक आरसीज जो है मैं आपको बीच बीच में देता जाऊंगा. ठीक है. फिर आपको जितने भी आरसीज जो टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, जो टेस्ट में आ रहे हैं, उन्हें भी आपको कंप्लीट करना रहेगा. जो आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे या सेक्शनल टेस्ट करवाए जाएंगे बीच में, उसमें अगर आरसी आता है तो आपको उसे भी कंप्लीट करना रहेगा. See, you guys, if you are a poor reader and an amateur reader, you cannot skip any of this step. क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो एक साल बाद भी या एग्जामिनेशन के जस्ट पहले भी आपकी यही हालत रहेगी. यू वोंट बी एबल टू कोप अप. ठीक है, यू वोंट बी एबल टू कोप विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड in these examinations that you are going to prepare for. And then step 4 will be pursue advanced level RC exercises. Advanced level RC exercises जो है, इसके लिए मटेरियल बेटा बिल्कुल चिंता मत करना. ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको स्कॉलर्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है. ओके, सो नाउ इफ यू आर अ प्रो और एन एक्सपीरियंस रीडर, तो देयर वुड बी स्ट्रैटेजी 2. स्ट्रैटेजी 2 क्या रहेगी, कंप्लीट मॉक आरसीज मीनवाइल लर्न फ्रॉम ऑल द लेक्चर्स. तो देखो, आप अगर एक्सपीरियंस रीडर हो या प्रो रीडर हो ना, तो आप मॉक आरसीज जो है वो साथ साथ में सॉल्व करना चालू कर सकते हो. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द मॉक आरसीज. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो आप मॉक आरसीज जो है उनको साथ साथ सॉल्व करना चालू कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर एडू. आप बस चालू करना, उसको चालू करो. ओके, स्टेप 2 वुड बी जितने भी आरसीज जो हैं टेस्ट में आ रहे हैं उनको आप कंप्लीट करो और फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस करो. तो बेसिकली जो पुअर और एमेचर रीडर था उसमें स्टेप 1 और 2 जो थे उनको कंबाइन करके, उनको क्यूमुलेट करके स्टेप 1 बना दिया गया है स्ट्रैटेजी 2 का. बट दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस, क्योंकि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड और प्रो रीडर, तो आप ये वाली चीज कर सकते हो एंड इट वुड ऐड टू योर एडवांटेज. मेक नो मिस्टेक, इफ यू आर अ पुअर और एमेचर रीडर और अगर आप स्टेप 1 और 2 सेपरेटली फॉलो नहीं करते हो तो आपको दिक्कत जाएगी. आप लोगों में अभी वो स्किल डेवलप नहीं हुआ है दैट यू आर एबल टू सॉल्व मॉक आरसीज विदाउट रेफरिंग टू द लेक्चर्स. ठीक है. ओके, चलो अब लेट अस गेट डाउन टू ब्रास टैक्स. सी, आप में से किसी को पता है क्या कि इसका मतलब क्या होता है, गेटिंग डाउन टू ब्रास टैक्स? What is brass tacks? Brass tacks is the real deal. ठीक है, मुद्दे की बात. तो जो मुद्दे की बात है इस लेक्चर की वो क्या है? मुद्दे की बात है कि आप कौन हो. अब अपना नाम मत बताने लगना. आप कौन हो? आप पुअर रीडर हो, आप एमेचर रीडर हो, एक्सपीरियंस रीडर हो या प्रो रीडर हो, ये आपको बताना पड़ेगा. लेकिन आप मेरे को कैसे बताओगे? आप क्या मेरे को मैसेज करोगे या फोन करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप क्या करेंगे, आप इस गूगल लिंक पे जाएंगे. ये गूगल फॉर्म का लिंक है, आप इस पे जाएंगे और ये फॉर्म भर देंगे. ठीक है, और वहां से मैं सारी की सारी डिटेल्स जो है वो निकाल लूंगा. लेकिन फॉर्म भरने की एक कंडीशन है. आपको
एक टेस्ट देना पड़ेगा। जितने भी बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उन सबको ना एक टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट क्या रहेगा? ये टेस्ट कोई टेस्ट नहीं रहेगा, ये आपके जो ऑनलाइन जो कोर्स है, जो मॉड्यूल है आपका, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें ये वाला टेस्ट VARC L1PS1 प्रैक्टिस शीट 1, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो दे रखा है। आपको ये टेस्ट में अपीयर करना है और फिर उसके बाद मैं आपका एक ओरल टेस्ट लूंगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे ना, इसके बेसिस पे मैं आपका एक ओरल टेस्ट लूंगा, जस्ट टू नो यू मोर, ये जानने के लिए कि आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो किया है इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल और इट वॉज जस्ट अ फ्लूक ऑफ लक कि आपने सही आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, सो आई नीड टू अफर्म, जो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर दिया है तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, आपने जो स्किल इस्तेमाल किया है वो एकदम सही, वो सटीक है या नहीं। देखिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो, देयर इज दिस उपनिषद इज बेसिकली, दे आर बेसिकली बुक्स ऑन फिलोसफी, जो कि वैदिक पीरियड में जिनको बनाया गया था। सो देयर इज वन very important Sanskrit phrase that was taken from this Upanishad, मुंडक उपनिषद। उस फ्रेज का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहीं पे फिट बैठे या ना बैठे, ये 3 जगह पे एकदम फिट बैठता है। सबसे पहला तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और उसे आप उल्टा सीधा बताते हो, कुछ भी बताते हो, तो वो गलत डायग्नोसिस कर देगा। तो मतलब सत्यमेव नॉट जयते, मतलब असत्यमेव जयते हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई आपका डायग्नोसिस सही नहीं होएगा तो आपकी दवा सही नहीं हो पाएगी, आप बीमारी से रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर आप एक लॉयर के पास जाते हो, आप उसे उल्टा सीधा कुछ बता दोगे तो वो आपकी उतने अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएगा, आपके केस को उतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। आपको उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। एंड थर्ड, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मेंटर। अगर आप एक मेंटर के पास जाते हो और उसे सच सच नहीं बताते हो कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी मनः स्थिति क्या है और आपका स्किल जो है वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, आप उसे अगर ये नहीं बताओगे तो वो आपको इंप्रूव नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू मेक एन इंप्रेशन ऑन मी। आप ये नहीं करना चाहोगे कि हाँ, अरे सर के सामने मेरी इज्जत हो जाए अच्छे से, सर के सामने मैं थोड़ी सी वाहवाही लूट लेता हूं, तो मैं काम करता हूं कि अपने आप को एक एक्सपीरियंस या प्रो रीडर बता देता हूं ना। इट डज नॉट गो दैट वे। आपको अपने बारे में एकदम सही सही बताना पड़ेगा उस फॉर्म में। इनफैक्ट जो ये लेवल 1 और लेवल 2 मैंने रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं जिससे कि आपको मैं तरीके से एसेस कर पाऊं और उसके बाद आपके लिए कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाऊं। देखिए, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक स्टूडेंट्स, अगर हर स्टूडेंट यूनिक है तो हर के लिए एक यूनिक सोल्यूशन भी होगा। किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। ठीक है, तो आप ईमानदार रहें, ईमानदारी से ये टेस्ट दें और ईमानदारी से वो फॉर्म भरें। ठीक है, ये वाला जो गूगल फॉर्म है, मैं आपको इस लेक्चर की पीडीएफ दूंगा, उसमें दिस गूगल फॉर्म इज एक्सेसिबल। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट और टैप ऑन इट एंड द गूगल फॉर्म वुड अपीयर ऑन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, व्हाटएवर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। देखो, आपको जो आप टेस्ट दोगे ना, ये वाला टेस्ट है, इनफैक्ट यही टेस्ट नहीं है, 3 अलग अलग टेस्ट हैं। उसमें देयर आर अराउंड अबाउट 55 क्वेश्चंस, 55 to 60 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, उन सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशंस में
एक कोडिंग की गई है। तो कॉम्प्रिहेंशन कैन आइदर बी इजी और मीडियम और हार्ड, और ये 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो देखो इजी मीडियम हार्ड तो सबको पता है क्या होगा। पीई क्यू एम क्या होता है? पीई क्यू एम मतलब पैसेज इजी है लेकिन क्वेश्चंस जो है वो मीडियम है। तो पैसेज पढ़ने में आसानी जाएगी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। पीई क्यू एच पैसेज इजी है लेकिन क्वेश्चंस हार्ड है। तो देखो ऐसी भी कैटेगरी होती है, आपको पैसेज जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा लेकिन क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं। ऐसे ही पीएम क्यूई पैसेज मीडियम क्वेश्चंस इजी, पैसेज मीडियम क्वेश्चंस हार्ड, पैसेज हार्ड क्वेश्चंस इजी, पैसेज हार्ड क्वेश्चंस मीडियम। ठीक है, और हार्ड में पैसेज और क्वेश्चंस दोनों हार्ड होते हैं, मीडियम में ऐसे ही पैसेज क्वेश्चंस दोनों मीडियम, इजी में पैसेज क्वेश्चंस दोनों इजी। ठीक है, तो अगेन हम जो अपनी एक्सरसाइजेस चालू करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, वो इस हिसाब से बनाई गई हैं कि आप लोगों को, अगर आप लोगों का नॉर्मल लेवल भी है, इफ इवन इफ यू आर अ पुअर रीडर, देन एटलीस्ट यू हैव अ फेयर चांस ऑफ understanding that comprehension, solving the questions, and if you are wrong, learning whatever mistake you did. ठीक है, improving on your mistake. तो ऐसे हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी डिटेल्स हैं, ये जो मैं आपको मटेरियल दूंगा उसमें भी ये सारी की सारी डिटेल्स रहेगी। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप तो कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, तो ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर ये है। देखो यहाँ पे 11 AM to 7 PM टाइम लिखा है, बट इवन इफ अगर आप इसके पहले या बाद में भी कॉल करना चाहते हो, 11 AM के बाद ही कॉल करना, लेकिन आप 7 बजे के भी बाद कॉल करना चाहते हो, देन इट्स परफेक्टली ऑल राइट। और अगर कहीं पे आपका कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो यू कैन कॉल ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन। ठीक है, यहाँ पे वॉट एवर योर क्वेरीज, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सुन लिया जाएगा और उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, यू गाइज आर सो अडोरेबल, सो ग्रेट।